नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। लोकसभा के मानसून सत्र में कल एक बड़ा विधायी दिन के देखने को मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को 3 अहम विधेयक संसद में पेश करने जा रहे हैं, जिनका असर देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर साफ दिखेगा। इनमें से सबसे अहम संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत कोई भी केंद्रीय या राज्य मंत्री यदि किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उससे पद से हटाना पड़ेगा, भले ही वहां इस्तीफा दे या ना दे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए यही प्रावधान लागू होगा। सरकार का दावा है कि यह संशोधन संवैधानिक नैतिकता, जन विश्वास और सुशासन का मजबूत करेगा। रिहाई के बाद फिर से नियुक्ति की संभावना को भी विधेयक में शामिल किया गया है। इसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एक और महत्वपूर्ण विधेयक ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा तैयार करेगा और अवैध सीमा पार और अपतटीय मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाएगा। सभी विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने की संभावना है। अब देखना होगा कि विपक्ष इन प्रावधानों पर क्या रुख अपनाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आज कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्बा तंबोर में एक खाद दुकान को गैरकानूनी रिया और आपूर्ति के आरोप में सीज कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यूरिया के कट्टे एक ई रिक्शा में हिंदुस्तान टेबल टॉप प्लाईवुड फैक्ट्री में ले जाए जाते हुए देखे गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि मामले में फैक्ट्री मालिक असलाम गौरी के खिलाफ भी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कृषि विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नज़र रखी जाएगी। फिलहाल खाद दुकान सीज कर दी गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ विविध कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसानों का हक छीनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। सीजर की कार्रवाई की गई है जी। क्या पूरा मामला था जिसलिए सीजर की कार्रवाई करनी पड़ी? एक्चुअल में 13 अगस्त को एक शिकायत मिली थी कि हिंदुस्तान टेबल टॉप फैक्ट्री एक है जहां पर यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक ऑटो रिक्शा से उसके अंदर यूरिया जा रही। उसी क्रम में मेरे द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ में उस दिन छापेमारी की गई थी और संदेह के आधार पर थाना कोतवाली जो यहाँ पे है तंबौर में एक FIR दर्ज कराई गई थी। उसी क्रम में जो हमारे IO साहब नामित हुए थे उनके द्वारा जांच की गई और ये निकाला गया कि एक मन्नेलाल खाद भंडार जो है यहाँ पे तंबौर चौराहे पे कि वो उनके द्वारा जो है उनको यूरिया सप्लाई की गई थी फैक्ट्री में। आखिर समितियों पर किसानों को लाइन में खड़ा होना क्यों पड़ रहा है? क्या जिले में खाद की किल्लत है? नहीं, ऐसा है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है और सरकार का प्रयास है, हम सबका जिला प्रशासन का, कि जो किसानों को, चूँकि जो समितियां होती हैं वो उनकी खुद की संस्थाएं होती हैं, उसी में उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए हम लोग समितियों के माध्यम से उर्वरक का वितरण करा रहे हैं। सीतापुर में खाद की समस्या कब तक खत्म होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, मांग के अनुसार नियमित रूप से रैक आ रही हैं और जैसे ही रैक आती हैं हम साधारण सहकारी समितियों और जो भी सेंटर्स हैं उर्वरकों के वहाँ पर हम भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इस समय सेकंड टॉप ड्रेसिंग का काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 सप्ताह के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज एक महिला समाज सेवी की एंट्री ने सियासी हलचल तेज कर दी है। लखनऊ में दर्जनों बांसरों के साथ आई इस महिला ने जनपद में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की जमकर तारीफ भी की। महिला समाज सेवी रीटी वाजपेयी बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया में बात करते हुए बोली कि दयाशंकर सिंह जैसे मंत्री ही असली विकास करते हैं और दूसरे मंत्रियों को उनसे सीख लेना चाहिए। कार्यक्रम के बाद
दयाशंकर सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ रीति वाजपेयी लखनऊ लौट गई। उनकी बांसुर के साथ एंट्री और खोलकर की गई बयानबाजी अब बलिया में चर्चा का विषय बन गई है। सुनिए। मैं रीति वाजपेयी लखनऊ से आशा किरण सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ, समाज सेविका हूँ। माननीय बड़े भैया दयाशंकर जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज उनके इस विराट कार्यक्रम में आई बलिदान दिवस पे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और माननीय दयाशंकर जी के संरक्षण में हम लोगों ने रहकर कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम अत्यधिक प्रसन्नतापूर्ण था, बलिदान के ऊपर था। एक ऐसी झांकी थी, लग रहा था हम लोग 1942 में ही चले गए हैं। और जब उसने वो मार रहा था उसको पैर से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोगों के रोकते खड़े हो रहे थे और हम लोग क्या ही कर दें। पर लास्ट में जब पांडे जी का दिखाया कि पांडे जी कैसे जिला खुद ही गए जेल में और जिला अधीक्षक के रूप में स्वीकारा गया उनको, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है। ऐसी धरती पर हमारे दयाशंकर जी ने जन्म लिया है, बलिया की पावन धरती पर जन्म लिया है और ऐसा विराट हृदय रखने वाले दयाशंकर सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि उनसे लोग प्रेरणा लें। 24 घंटे काम करने वाले माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी कभी झुकने वाले नहीं। उनके साथ अगर कहीं उनका पसीना बहेगा तो हम लोग सब मिलकर खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसे मंत्री के साथ काम करना, ऐसे संगठन के पदाधिकारी के साथ काम करना मैं अपना गौरव समझती हूँ। मैं रीति वाजपेयी बहुत धन्य हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। कितना आपको अच्छा लग रहा है? बलिया की धरती पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं लखनऊ से हूँ और अत्यधिक प्रसन्नता हो रही कार्यक्रम को देखने के बाद, तो मतलब दिल गदगद हो गया। और माननीय मंत्री जी की जो व्यवस्थाएं थी इतनी अच्छी थी, यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा सा प्रोग्राम किया और सबका सम्मान किया। मैं तहे दिल से अपने परिवहन मंत्री जी का दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ और चाहती हूँ उत्तर प्रदेश को हमेशा संगठन को ऐसा ही मंत्री मिले और माननीय दयाशंकर जी से प्रदेश के और मंत्रियों को सीखना चाहिए कि कैसे कर्मठतापूर्ण कार्य किया जाता है। मैं तो जब से मंत्री जी को देख रही हूँ, कभी वो झुकने का काम नहीं करते, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, चाहे कोई भी उनके पास जाता है वो हर कार्य की सुनते हैं और जितना भी हो सकता है उसके लिए करते हैं। ऐसे बड़े ज़मीनी नेता के लिए हम लोग दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं और मुझे गर्व है मैं उनकी छोटी बहन हूँ और बहुत ही अत्यधिक सबके लिए उनके मन में प्रेम है। वो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आइडियल हैं और हम लोग उनके पक्ष चिन्हों पर चलकर ही राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं। अगर मैडम मुंबई में आज एक बड़ा हादसा टल गया। भक्ति पार्क और चैम्बूर के बीच एक मोनोरेल ट्रेन अचानक रुक गई, जिसमें सैकड़ों यात्री फंस गए थे। राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि यह घटना मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास हुई, जब ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण बीच ट्रेन पर रुक गई। ट्रेन में कुल 582 यात्री सवार थे। बचाव दल ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जिस तरीके से फंस गई थी सर, फायर ब्रिगेड सबसे पहले पहुंची थी रिसीवर में, क्या अपडेट है सर अभी पूरा बता पाएंगे? इसमें ऐसा अपडेट है कि हमारे लोगों ने 3 TTL 1 ALP एरियल अलर्ट प्लेटफॉर्म लगा के हमारे लोगों ने 582 लोगों को निकाला है। और जब सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग 10 मिनट में पहुँचे। पहुँचने के बाद जो TTL लगाया, लोगों को अंदर से अश्योर किया। फिर हमारे डिप्टी रैंक के और सारे जो हायर रैंक से ऑफिसर स्टाफ मेंबर्स अंदर गए, उनको अश्योर किया कि यू आर सेफ, हम लोग आपको निकालेंगे। सर अभी कितने टोटल 582 लोगों को निकाला। 582 लोगों को। सर कोई इंजर्ड वगैरह इसमें हुए हैं? कुछ लोगों को सफोकेशन हुआ है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑल आर सेफ। थोड़ा बाहर आने के बाद सब नॉर्मल हो गया। तो बारिश ने कितना परेशानी में डाला इस रेस्क्यू ऑपरेशन को? देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश वगैरह ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, कोई भी सिचुएशन में करना ही है। सर सभी निकाल लिए गए थे? इस दौरान 23 यात्रियों को दम घुटने की शिकायत हुई, जिनका इलाज मौके पर ही किया गया, जबकि 2 यात्रियों को सायान अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ही हालत स्थिर है और उन्हें OPD आधार पर इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल
मोनोरेल सेवा को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है और तकनीकी जांच भी जारी है। प्रशासन का दावा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटाने के लिए बेहतर और व्यवस्था की जाएगी। आज 6:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोनोरेल बंद हुई है। तत्काल हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ पहुँचा, फिर फायर ब्रिगेड और मुंबई महानगर पालिका के सब कर्मचारी अधिकारी और फायर ब्रिगेड के सभी इंजिन्स यहाँ पहुँचे और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चालू किया था। और अभी तक जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं और अभी पूरा जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन वो फायर ब्रिगेड की वजह से और महानगर पालिका की वजह से और मुंबई पुलिस ने सक्सेसफुल किया है। अभी तक कोई इंजर्ड कैजुअलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ थोड़ा लोगों को कुछ बीपी बढ़ गया था, उनका थोड़ा अनइजीनेस हो रहा था तो उनको 2-3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा था। पूरा कंप्लीट हो गया अभी कंप्लीट हो गया। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी ने आज एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सिर्फ रेड्डी बनाम राधाकृष्णन नहीं है, बल्कि तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है और आने वाले समय में अन्य उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं। रेड्डी ने साफ किया कि यह व्यक्तिगत आकलन का चुनाव है और इसमें किसी भी दल की तरफ से व्हिप जारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि हर संसद अपने विवेक से फैसला लेगा कि वह किस उम्मीदवार को समर्थन देगा। गौरतलब है कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष एकजुट रहता है या मुकाबले में और भी नाम सामने आता है। It is not a post, it is an office, high constitutional office. I am happy about it. I am happy about my nomination. If it was an unpleasant one, why would I undertake this journey and proceed further? I am happy about it. It is not Reddy versus Radhakrishnan. I don't think even Mr. Radhakrishnan treats it as a Reddy versus Radhakrishnan. As at present, there are 2 candidates. We do not know, there may be a 3rd candidate tomorrow. We do not know how many candidates will be there. Since it is not a general election in that sense, the Vice President of India is to be elected by the members of the Parliament. Therefore, there is no question of any whip asking political parties asking that you vote for this man, you don't vote for that man. It is the wisdom and their individual assessment about the relative merits and demerits of the candidates, which they will definitely consider and exercise their franchise. That's how I look at the issue. भारत पाकिस्तान के बीच खेलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कैप्टन वाईचुंग भूटिया ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान को खेल प्रतियोगिताओं में आमने सामने आना चाहिए या नहीं। भूटिया ने जोर देकर कहा कि यह नीति केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सभी खेलों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का एक स्पष्ट रुख खिलाड़ियों, प्रशंसकों और खेल संगठनों में भ्रम की स्थिति को दूर कर सकता है। इस बयान के बीच भारत एशिया कप 2025 में अपना अभियान 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ शुरू करेगा। 14 सितंबर को भारत पाक के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 19 सितंबर को ओपन
के खिलाफ होगा। इसके बाद सुपर 4 और फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। सुनिए। Step, though I feel that the decision should have come much earlier, because once the Supreme Court had made ad hoc body of the current federation after under-17 Women's World Cup when FIFA had banned, that time itself I think there was a case which I was one of the member, I was one of the party to put a case saying that we need to have a new constitution and have a new election, and this carried on for 3 long years. And that really delayed, and right now it's coming to a situation where your contract with the FSDL is coming to an end. So it's become, the decision I think also got a bit delayed from the Supreme Court, and right now it's come in a situation where things are looking very difficult. But at the same time, even the ad hoc committee which the Supreme Court and the elections had held under the president of Kalyan Chobe, as soon as the under-17 World Cup women was finished, they should have gone to the court saying that we are an ad hoc committee, which the Supreme Court had mentioned that you are an ad hoc. So what rights do they have? Are they allowed to take major decision, or do they should have focused on getting the constitution right? But I think the biggest lapse where we've really failed is the current president and the body did not really push to form a constitution for the last 3 years. If the constitution was formed 3 years ago and the elections would have been held or whatever, or not held, then they would have right to take a lot of decisions. But they delayed to form a constitution, and this led to this kind of situation, which is very unfortunate. Do you think intervention of court in the field of football is good for the Indian football? It's not at all good. But right now, the way things are going, I think it's really created so much of mess. The entire Indian football structure is in a big mess. Obviously, the quality, the performance is a different thing. The performance can always be good and bad. That is always going to change. But I think you need to have a proper structure to really run the sport and take it forward and have a long-term plan. But I think that structure still is not there with Indian football at the moment. So what about the Sunil? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।